बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। तो अब हम पिछले सारे लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनकी डिफरेंसेस की बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन, जो कि साइंटिस्ट किस लिए करते हैं? ताकि किसी भी कंफ्यूजन से बचा जा सके, ताकि सब ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई हो जाए। उसके बाद डोमेन डोमेन भी हमने बड़े डिटेल से पढ़ा है कि टेक्सोनोमिक रैंक का जो सबसे बड़ा रैंक है वो क्या है? डोमेन है। उसमें हमने 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स को पढ़ा और फिर हमने ये पढ़ा कि उसके बाद इसमें एक नया रैंक ऐड हुआ है जो कि क्या है? डोमेन है, जो आपके प्रीवियस बुक्स में नहीं था, लेकिन इस बुक में डोमेन की एडिशन हो चुकी है और इस वजह से ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इससे पिछला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, टॉपिक नंबर 5, वो भी मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ये वाला टॉपिक है ना, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको भी लॉन्ग के लिए करना है अच्छे तरीके से। अच्छा, उसके बाद हमने डोमेन के बारे में भी पढ़ लिया कि डोमेन जो है वो सबसे बड़ा रैंक है और उसमें हमने ये भी देखा कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को कितनी डोमेन्स में क्लासिफाई किया गया था। 3 डोमेन्स में सब के सब ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि पूरी अर्थ के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको सिर्फ और सिर्फ 3 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया गया था। अब वो 3 डोमेन्स कौन-कौन सी थी? एक हमारे पास डोमेन आर्किया थी, एक डोमेन बैक्टीरिया थी और एक डोमेन कौन-सी थी? यूकैरिया थी। हमने इन तीनों डोमेन्स के बारे में भी बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि क्या-क्या है, डोमेन आर्किया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डोमेन बैक्टीरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और डोमेन यूकैरिया की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद हमने जो है वो किंगडम्स के बारे में भी पढ़ा, क्योंकि डोमेन के बाद जो रैंक है वो कौन-सा है? किंगडम है ना। तो हमने किंगडम के बारे में पढ़ा कि किस तरह से 2 किंगडम आया, जिसमें सिर्फ प्लांट्स थे और एनिमल्स थे। फिर 3 किंगडम आया जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट लाइक भी थे और एनिमल लाइक भी, जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनके लिए एक तीसरा किंगडम आया था, प्रोटिस्टा। उसके बाद फिर किस तरह से रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, तो हमने उन 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा। फिर देखा कि किस तरह से उसके बाद 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है, जिसमें सब के सब ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में रखा गया। अब उस 5 किंगडम में से हमारे पास जो पहला किंगडम था वो मुनेरा था, किंगडम मुनेरा, जिसमें सब के सब प्रोकैरियोट्स रखे गए। हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में बड़े डिटेल से पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स सिर्फ यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यानी कि वो बड़े सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं और बड़े प्रिमिटिव हैं, पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। अब वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं और वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और वो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अच्छा, अब जो किंगडम मुनेरा था, हमारे पास 5 किंगडम के बारे में बच्चों हमने पढ़ा था। किंगडम मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब उस 5 किंगडम में से जो किंगडम मुनेरा था, किंगडम मुनेरा के अंदर हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जो कि प्रोकैरियोट्स थे, यानी कि यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स थे, जिनमें ज्यादातर कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं हमारे पास? बैक्टीरियाज आ जाते हैं। लेकिन अब ये जो हमारे पास 2 डोमेन्स बनी थी, हमने इसके बनाने का, इनमें से ये जो 2 डोमेन्स हैं, इसका मकसद भी हमने पढ़ा था कि इसका मकसद ये था कि जो बैक्टीरियाज थे ना, अब इनमें कुछ आर्किया बैक्टीरिया थे और कुछ यू बैक्टीरिया से। यू बैक्टीरियाज हैं ट्रू बैक्टीरियाज। यू का मतलब जब भी आ जाएगा आपके पास, उसका मतलब क्या है? ट्रू। जैसे यूकैरियोट्स का मतलब क्या था कि यू का मतलब ट्रू और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, यानी जिनके अंदर न्यूक्लियस क्या हो? प्रेजेंट हो। तो इसी तरह से किंगडम मुनेरा में जो बैक्टीरिया थे, अब उनमें कुछ जो थे वो आर्किया बैक्टीरिया थे और कुछ यू बैक्टीरिया थे। अब आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया एक दूसरे से अपनी सेल्स की बायोकेमिस्ट्री की बेसिस पे और कॉम्पोजिशन की बेसिस पे क्या थे? डिफरेंट थे। कि जो आर्किया बैक्टीरिया थे वो एक तो बहुत प्रिमिटिव थे, दूसरी बात ये थी कि वो एक्सट्रीमोफाइल्स थे, एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में रहते होते थे। इस तरह ना इनके दरमियान में काफी ज्यादा हमने पढ़े थे, डिफरेंसेस पढ़े थे कि इनके अंदर यूनिक लिपिड्स होते हैं और इस तरह हमने इनकी सेल वॉल के अंदर भी डिफरेंट पढ़े डिफरेंसेस, कि जिसकी वजह से ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं आर्किया बैक्टीरिया और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव कर पाते हैं। तो अब आप लोगों ने ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का हो चुका है क्लियर, जिसमें आपने डोमेन्स के बारे में भी पढ़ लिया। अच्छा, अब किंगडम्स के बारे में भी पढ़ लिया, सारे टेक्सोनोमिक रैंक्स के बारे में पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन क्यों की गई, होती क्या है, ये सब भी आप लोगों ने पढ़ लिया।
तो इस टॉपिक का जो नेम है वो तो आप लोगों को इस वक्त एग्जैक्टली क्लियर होगा। अच्छा, अब यूकैरिया में कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए थे? जो यूकैरियोट्स थे, और यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यानी कि जो एक किंगडम था ना, किंगडम मुनेरा, उसके अंदर तो ये दो डोमेन्स के लिए एक किंगडम था, किंगडम मुनेरा, जो कि बैक्टीरिया से ना। तो अब इसके अंदर जो बैक्टीरिया से उनके डिफरेंस को क्लासिफाई करने के लिए दो डोमेन्स बन गए, लेकिन जो बाकी चारों किंगडम्स हैं, जो बाकी चारों किंगडम्स है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, उनको एक ही किंगडम, एक ही डोमेन में रखा गया। और वो कौन सी थी? डोमेन यूकैरिया। अच्छा, जो डोमेन आर्चिया थी, इसके अंदर एक ही किंगडम आता था, आर्किया बैक्टीरिया, ये भी हमने पढ़ा है। और जो डोमेन बैक्टीरिया है, इसके अंदर भी एक ही किंगडम आता है, यू बैक्टीरिया। तो ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया बात। अब लेकिन जो डोमेन यूकैरिया है, इसके अंदर बाकी के चारों किंगडम्स आ जाते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि डोमेन यूकैरिया के अंदर जो किंगडम्स आते हैं, इन सब की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज, ये सारी चीजें जो हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, उसकी 3 टाइप्स होती है हमारे पास। हमने जब किंगडम पढ़े हैं पीछे, तो उसमें देखा था ना, जब 2 किंगडम्स थे तो उसके अंदर एक जो आया था ड्रॉबैक, वो यही था ना कि यूग्लिना जो था वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था कि जिसके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी और उसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। तो उसके लिए एक डिफरेंट किंगडम बनाया गया था जिसका नाम क्या था? किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब हम देखेंगे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, उनमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी होंगे, यानी कि ऐसे प्रोटिस्ट जो प्लांट्स के जैसे हैं। तो वो प्रोटिस्ट, वो प्लांट्स नहीं है, वो प्रोटिस्ट हैं, लेकिन वो प्लांट्स के जैसे हैं, उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट जैसी हैं। फिर कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर एनिमल्स के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, और कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। हैं वो प्रोटिस्ट, वो फंजाई नहीं है, लेकिन उनके अंदर फंजाई की तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। उसके अलावा फंजाई है, हमने उसकी भी ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं अपने किंगडम वाले लेक्चर में, कि जिसमें कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? वो काइटिन से बनी होती है। हमने ये भी डिस्कस किया कि काइटिन क्या होता है और सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जो कि अभी हम अपनी बुक से इसको रीड करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को फर्दर ये चीजें एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो अभी हम अपनी बुक से ना इनको रीड करते हैं, आप सब भी अपनी बुक ओपन कर ले और देखते हैं कि इन सब के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बच्चों, अब हम अपना ना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकैरिया। अभी मैंने आप लोगों को इसका ओवरव्यू तो दे दिया बोर्ड पे, और सारा पीछे से हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप लोग ये देखें कि हमने जब ये टॉपिक डिस्कस किया था, तो हमने देखा ना, जब 5 किंगडम्स बने, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, इसी तरह से। और फिर उसके बाद 3 डोमेन सिस्टम आ गया। अब उसमें हम जो बैक्टीरियाज थे, उनके लिए 2 अलग अलग डोमेन्स बन गए, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जिसमें इनको ये 2 किंगडम्स हो गए, इनकी डोमेन एक आर्किया और एक डोमेन बैक्टीरिया। 2 डोमेन्स तो हो गई इनके लिए, और जो तीसरी डोमेन थी ना, यूकैरिया, उसके अंदर ये बाकी के जो हमारे चारों किंगडम्स थे वो इस डोमेन के अंदर थे। तो आज हम आज के लेक्चर में यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो डोमेन यूकैरिया के अंदर ये चारों किंगडम्स थे, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो आर्किया और यू बैक्टीरिया, ये जो इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो सबसे पहले है वो क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? अगर आप लोग को याद हो कि 2 किंगडम ऑर्गेनिज्म, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक प्लांट्स थे और एक कौन से थे? एनिमल्स थे, सही है। प्लांट्स वो थे तो ऑटोट्रॉफ्स थे, अपना खाना खुद बना रहे थे, वो हमने सारा डिस्कस किया हुआ। एनिमल्स थे जो हेटरोट्रॉफ्स थे, जो डिपेंड करते थे अपने फूड के लिए, ये सब कुछ हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसमें हमारे पास एक यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, जो कि जिनके अंदर प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी और जिनके अंदर एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी, और उनकी वजह से एक थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ था, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें इन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे यूकैरियोट्स हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, यानी कि एक सिंगल सेल वाले हैं ये सब यूकैरियोट्स, क्योंकि किंगडम डोमेन में यूकैरिया है ना, यानी कि इसके अंदर सब यूकैरियोट्स आएंगे। हमने देखा है यू का मतलब क्या है? ट्रू, यानी कि जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और कैरिया या कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं वो तो हैं ही यूनिसेलुलर, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे अब ये देखें कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं,
अब इनमें हमारे पास प्रोकैरियोटिक भी ऑर्गेनिजम्स हैं और यूकैरियोटिक भी हैं। अब प्रोकैरियोटिक जो है वो सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल वाले होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जिनमें प्रोटिस्टा आ जाते हैं, ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स। और जो यूकैरियोट्स हैं वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं, जिनमें हमारे पास प्लांट्स हैं, फंजाई हैं और एनिमल्स हैं। अब हमारी बुक में ये बताया हुआ है कि जो प्रोटिस्टा है वो एक तो यूकैरियोट्स है, यानी उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और यूकैरियोट्स भी कौन से वाले हैं, जो यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल है, सिर्फ एक सेल है इनके अंदर। और या तो वो सिंगल सेल की फॉर्म में ही रहते हैं, एक ही सेल की फॉर्म में वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है, या फिर वो कॉलोनीज़ बना के रहते हैं। अब कॉलोनीज़ बना के रहने का क्या मतलब हो सकता है, क्या मतलब होता है हमारे पास कि या तो इस तरह के आप समझिए, जैसे आपके एरिया है वहाँ पे कॉलोनीज़ होती है ना, जहाँ पे डिफरेंट घर जो हैं वो एक साथ होते हैं इस तरह से। तो बैक्टीरियाज़ भी जो है कॉलोनीज़ बना के रहते हैं, यानी कि वो सिंगल बैक्टीरिया जो है वो इस तरह से आपस में जुड़-जुड़ के एक साथ जो है वो मिल के रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक-दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, वो एक अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़्म ही है। लेकिन वो एक साथ जो हैं वो जुड़कर रहते हैं इस तरह से कॉलोनी बना के, जिस तरह से अगर आपकी कोई कॉलोनी हो, जो भी एरिया में कोई कॉलोनी होती है, तो वहाँ पे जो है वो डिफरेंट घर इस तरह से एक साथ हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अब ये तीनों घर अगर एक साथ हैं, तो अब ये एक ही घर बन चुका है, ऐसा तो नहीं है ना। ये अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इनकी पहचान अलग है, इनके अंदर मतलब सब कुछ अलग है। ये इस पर डिपेंड नहीं करते, ये इस पर डिपेंड नहीं करते। इस तरह है, मतलब ऐसे हो सकता है कि अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो वो हेल्प तो माँग सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो इस पर डिपेंड करते हैं। तो बैक्टीरियाज़ भी इसी तरह से रहते, या तो वो अकेला रह सकते हैं कि एक अकेला रहता हो, यूनिसेलुलर अकेला रह रहा है, या फिर वो कॉलोनी बना के रहता है, तब भी वो है यूनिसेलुलर ही, लेकिन वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में इस तरह से दूसरे बैक्टीरियाज़ के साथ जुड़ के रहता है कॉलोनी बना के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास या वो फिलामेंट्स की फॉर्म में रहते हैं। फिलामेंटस क्या होता है? धागा। ये इस तरह से जो हमारे पास एक धागे की फॉर्म में जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं फिलामेंटस। अब वो फिलामेंटस इस तरह से भी हो सकता है, या फिर ऐसे होते हैं कि वो एक साथ जो है ना बैक्टीरियाज़ मिलके यूँ चेन बना देते हैं पूरी, तो उसको भी क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। तो वो इस फॉर्म में भी रह सकते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स है जिस फॉर्म में वो रहते हैं। तो या तो वो यूनिसेलुलर सिंगल एक सेल की फॉर्म में रहते हैं, या फिर वो कॉलोनी बना के रहते हैं, या फिलामेंट की फॉर्म में, कि या तो वो चेन बना देंगे आपस में जुड़-जुड़ के, या फिर ऐसे यूँ धागे की फॉर्म में रहेंगे, या फिर वो सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? हमने अपने पिछले उसमें जब भी मल्टी सेलुलर डिस्कस किए हैं, हमने कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स डिस्कस किए हैं। जैसे कि हमने उसमें प्लांट्स देखे थे, एनिमल्स देखे थे, जिनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी सेल्स जो हैं वो मिल के क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ जो है वो मिल के क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। लेकिन इनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनता, ऐसा कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, क्योंकि ये सिंपल मल्टीसेलुलर है। इनके अंदर कोई ट्रिलियंस या मिलियंस ऑफ सेल्स नहीं प्रेज़ेंट, कि जो मिल के टिश्यू बनाएँ या उनके ग्रुप्स मिल के ऑर्गन्स बनाएँ। इनके अंदर इस तरह की आगे से कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि ये मोस्टली तो यूनिसेलुलर है, और अगर मल्टीसेलुलर भी है तो इस बहुत कम सेल्स होंगे इनके अंदर, बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं होंगे कि वो इस तरह की आगे डेवलपमेंट कर सकें। तो ये सिंपल मल्टीसेलुलर ही रहते हैं, इनमें कोई टिश्यू ऑर्गन्स की डेवलपमेंट फर्दर नहीं हो पाती। तो सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स आगे इन्होंने बुक में खुद ही डिस्क्राइब कर दिया कि दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि इनके अंदर जैसे वो गैमीट्स बनते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स वगैरह में, ओवरीज, टेस्टिस जो है वो ह्यूमंस में, स्पर्म्स, एग्स, ये ऑर्गन्स होते हैं जो मिलके सेल बनाते हैं, आगे फर्दर प्रोसेस होते हैं। तो इन्हें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। लेकिन प्रोटिस्ट जैसे सिंपल जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम फर्दर डेवलप नहीं होता। तो ये या तो यूनिसेलुलर है, या कॉलोनीज़ बना के रहेंगे, या फिलामेंट्स की फॉर्म में, चेन की फॉर्म में, धागे की फॉर्म में बना के रहेंगे अपनी वो उसको, या फिर ये सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे, कि मल्टीसेलुलर तो होंगे, सेल एक से ज़्यादा तो इनके अंदर होगा, लेकिन वो फर्दर आगे कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम की इनके अंदर फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी। उसके बाद हमें 3 तरह के यहाँ पे बताया हुआ है प्रोटिस्ट हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये आप लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाइट बोर्ड पे जब मैंने डिस्कस किया तो मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी थी। क्योंकि ये एक तो न्यू टॉपिक है और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है पेपर में। लेकिन ये इसके अंदर से काफ़ी सारे शॉर्ट भी बन सकते हैं, और उसमें से एक ये जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 3 तरह के हमारे पास क्या हैं? प्रोटिस्ट हैं।
कौन कौन से? एक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एक है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट और एक है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिनमें हमारे पास उनका नाम क्या होता है? एल्गी, यानी कि ऐसे प्रोटिस्ट जिनके अंदर प्लांट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, प्लांट्स के जैसे होंगे। हैं वो प्रोटिस्ट, वो प्लांट्स नहीं है, लेकिन उनके अंदर प्लांट्स की क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन्हें हम कहते हैं क्या है? एल्गी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि इनके अंदर क्या होती है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल होती है। अब प्लांट्स में, मैंने आपको बताया था प्लांट्स में सेल वॉल होती है कि हमारे पास जो सेल होता है उसके इर्द गिर्द क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है अंदर के सारे ऑर्गेनेलीज़ को। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है? एनिमल्स में ये नहीं होती है, प्लांट्स में होती है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन को भी क्या कर रही होती है? प्रोटेक्ट कर रही होती है और उसको जो है वो रिजिड बनाती है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है और उसको क्या कहते हैं? उसको सेल वॉल कहते हैं। तो वो सेल वॉल जो है, जो कि प्लांट्स में प्रेज़ेंट होती है, तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल प्रेज़ेंट होती है और इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज़ से बनी होती है। सेल्यूलोज़ एक ऐसा कंपाउंड है जो कि मतलब पॉलीसेकेराइड है, यानी कि बहुत सारे शुगर के या ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स से मिलके एक लंबी सी चेन बन जाती है। शुगर के या फिर जो ग्लूकोज़ होती है ना, उसके मॉलिक्यूल्स मिलके एक लंबी सी चेन बना देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सेल्यूलोज़ कहते हैं। तो जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है, वो भी सेल्यूलोज़ से ही बनी होती है और जो प्रोटिस्ट हैं, उनकी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, उनके अंदर भी जो सेल वॉल है, वो सेल्यूलोज़ से ही बनी होती है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि दे हैव क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर क्या है? इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऑर्गेनेली है। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ हैं, ये भी हमने डिस्कस किया और अभी नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें हम सारी ऑर्गेनेलीज़ को बारी-बारी डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स भी ग्रीन कलर के होते हैं। इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से, और ये ही वो ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है कि लाइट की हेल्प से प्लांट्स जो हैं वो फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना बनाते हैं। इसी वजह से प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। यहाँ पे ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ये इसमें ये प्लांट सेल बना हुआ है ना, तो प्लांट सेल के अंदर ये है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से इसका ग्रीन कलर है, और उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये आपको एनिमल सेल में नज़र नहीं आएगा। ये जो एनिमल सेल है ना, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ़ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेज़ेंट होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यही क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में भी प्रेज़ेंट होता है। अच्छा, और इसकी वजह से कुछ प्रोटिस्ट जो हैं वो क्या होते हैं? वो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। अब यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, एक है यूग्लिना और एक है डायटम्स। ये आपने इसी तरह से एज़ इट इज़ इनके नाम याद रखने हैं कि यूग्लिना एक ऐसा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है जिसके अंदर प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और डायटम भी ऐसा एक प्रोटिस्ट है जिसके अंदर प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके अलावा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को कहते क्या हैं? एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, यानी कि ऐसे प्रोटिस्ट जिनके अंदर एनिमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएँगी और उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रोटोज़ोन्स कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? उनको प्रोटोज़ोन्स कहते हैं। अच्छा, ये आपके पास एमसीक्यू में भी पॉइंट आ सकता है कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को क्या कहते हैं? तो आपने ये याद रखना है कि उसको प्रोटोज़ोन्स कहते हैं। लेकिन अगर उसकी एग्ज़ाम्पल पूछेंगे तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास अमीबा एंड पैरामीशियम आएगा। जैसे कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, तो अगर पूछा जाए कि उनको कहते क्या है? तो एल्गी कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि उनकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? तो उसमें यूग्लिना एंड डायटम्स आएँगे। नेक्स्ट है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिनको क्या कहते हैं? प्रोटोज़ोन्स कहते हैं, यानी इनके अंदर क्या है? एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर क्या प्रेजेंट है कि ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। अब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्या थे? ऑटोट्रॉफ्स है, यानी कि उनके अंदर वो खुद अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते थे, क्योंकि उनमें क्या था? क्लोरोप्लास्ट था। लेकिन जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो खुद से फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो जो है वो फूड के लिए डिपेंड करेंगे। ट्रॉफ क्या होता है? फूड, और हेटेरो, हेटेरो कहते हैं दूसरा, यानी काफ़ी सारे या मैनी या दूसरे सोर्सेस पर डिपेंड करते हैं वो अपने फूड के लिए। और क्या करते हैं? फूड को इंजेस्ट करते हैं। एनिमल्स भी तो फूड को इंजेस्ट करके ही खाते हैं ना। इंजेस्ट क्या होता है? निगलना, फूड को खाना और फिर उसको निगलना, फिर हज़म करना। तो जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं वो भी क्या करते हैं? वो फूड को इंजेस्ट करते हैं। अच्छा, अब देख लो जो जितने भी प्लांट्स हैं ना, उन वो सब के सब ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब हेटेरोट्रॉफ्स हैं। लेकिन अब प्रोटिस्ट जो है वो उनमें से कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, उनमें से कुछ हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, यानी उनके अंदर कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कुछ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कुछ प्लांट जैसे हैं, कुछ एनिमल्स जैसे हैं।
तभी तो इनके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया, वरना तो इनको प्लांट्स में रख देते अगर ये प्लांट्स जैसे थे, या एनिमल्स में रख देते अगर एनिमल्स जैसे थे। तो ऐसा नहीं था कि इनके अंदर प्लांट्स की भी करेक्टरिस्टिक्स थी, इनके अंदर एनिमल्स की भी करेक्टरिस्टिक्स थी, और अब यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि इनके अंदर फंजाई की भी करेक्टरिस्टिक्स थी। इसी वजह से इनके लिए सेपरेट किंगडम बनाया गया था। उसके बाद इनके ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में तो सेल वॉल थी ना, और बल्कि प्रॉपर जो थी वो सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल थी, जैसे कि प्लांट्स में होती है। लेकिन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं है, क्योंकि एनिमल्स में भी सेल वॉल नहीं होती। अब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की एग्जाम्पल्स क्या हैं? अमीबा एंड पैरामीशियम। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये इन प्रोटिस्ट की एग्जाम्पल्स हैं, ये इनके नाम है। जैसे कि वायरसेस हैं तो वो डिफरेंट तरह के होते हैं ना, कोरोना वायरस है तो डिफरेंट वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस है जो फ्लू करता है, इस तरह बैक्टीरियाज हैं तो उनमें भी ई कोलाई है एक बैक्टीरिया, इस तरह करके डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं। प्लांट्स हैं तो वो भी डिफरेंट तरह के होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, वेजिटेटिव प्लांट्स हैं, मोसेस हैं, फर्न्स हैं, इस तरह। तो प्रोटिस्ट भी ये सब इन प्रोटिस्ट के नेम्स हैं। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? अमीबा एंड पैरामीशियम। उसके बाद फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात हो रही है तो उनको क्या कहते हैं? मोल्ड्स कहते हैं। ये नेम आपने याद रखने हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को एल्गी कहते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को प्रोटोजोन्स कहते हैं, और फंगस लाइक प्रोटिस्ट को क्या कहते हैं? मोल्ड्स कहते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये फंजाई की तरह की इनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो ये क्या करते हैं? अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपने फूड को कैसे लेते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। फंजाई भी तो ऐसे ही करते हैं ना, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेता है। और किस तरह से लेता था? एब्जॉर्प्शन से लेता है फंजाई अपना फूड। मैंने आपको पूरा उसका प्रोसेस एक्सप्लेन किया था कि फंजाई एब्जॉर्प्शन से किस तरह से अपना फूड लेता है, कि वो अपने एंजाइम्स को रिलीज़ कर देता है। फंगस जैसे कि किसी ब्रेड के ऊपर या रोटी के टुकड़े के ऊपर या फिर किसी भी डेड प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर जो फंगस ग्रो कर रही होती है, जिसको उल्ली कहते हैं या फफूंदी भी कहते हैं, तो वो जो ग्रो कर रही होती है तो वो क्या करती है? वो अपने एंजाइम्स को अपने क्या करेगी? एंजाइम्स को, ये जैसे जिस चीज़ के ऊपर ये ग्रो कर रही है, ब्रेड का फॉर एग्जांपल ये टुकड़ा है, इसके ऊपर फंगस या फफूंदी उल्ली लगी हुई है, वो अपने एंजाइम्स को इसके ऊपर क्या कर देगी? रिलीज़ कर देगी। अब वो एंजाइम्स क्या कर देंगे? इसके जो पार्टिकल्स हैं ना उनको उनकी ब्रेकडाउन करवा देंगे, उनको छोटे छोटे सॉल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर फंजाई क्या करेगी? इन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं? फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं। यानी एनिमल्स तो खाते हैं ना, हम लोग तो इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं, खाते हैं, लेकिन फंजाई क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर को। तो इसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक कहते हैं न्यूट्रिशन का प्रोसेस। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी जो सेल वॉल्स होती है ना वो सेलुलोज से बनी होती है, काइटिन से नहीं बनी होती। ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है, क्योंकि फंजाई की तो सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, लेकिन जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी सेल वॉल भी काइटिन से बनी है। हमने देखा ना जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट उनकी तो सेलुलोज से बनी है, क्योंकि प्लांट्स की भी सेलुलोज से बनी है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो है ना फंगस लाइक प्रोटिस्ट, इनकी सेल वॉल भी सेलुलोज से ही बनी है, इनकी काइटिन से नहीं बनी हुई, क्योंकि काइटिन से सिर्फ और सिर्फ फंगस की सेल वॉल बनी हुई है। प्रोटिस्ट की सेल वॉल जो है वो काइटिन से नहीं बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों ने एक पॉइंट नोट करना है कि दो चीज़ें सबकी बताई हुई हैं, इससे आपको ना याद रखने में आसानी होगी। सब में एक तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया हुआ कि वो फूड कैसे लेते हैं, कि ये ऑटोट्रॉफ है प्लांट लाइक वाले, एनिमल्स लाइक वाले हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और फंगस लाइक वाले क्या है? वो अपना फूड एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं। सही है, एक तो पॉइंट ये बताया हुआ है, और एक पॉइंट जो है वो सेल वॉल का बताया हुआ है। प्लांट लाइक की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, एनिमल लाइक की सेल वॉल है ही नहीं। और फंगस लाइक में एक हमारे पास डिफरेंट केस ये है कि उनकी सेल वॉल फंगस की तरह की नहीं है, काइटिन से नहीं बनी हुई, बल्कि सेलुलोज से ही बनी हुई है। तो ये दो पॉइंट्स हैं इन तीनों के, और साथ में इनकी एग्जाम्पल है। तो ये आपने शॉर्ट के लिए इस क्वेश्चन को याद रखना है। अच्छा, अब जो हमारे पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट की एग्जांपल है वो क्या है? स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। ये दोनों क्या है? फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं। अब ऊपर हमारे पास एक ये बॉक्स मिस हो गया था, तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना कि जो प्रोटिस्ट है ना, कुछ प्रोटिस्ट वो क्या होते हैं? वो पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करते हैं? जो होस्ट के अंदर रहते हैं, यानी कि
होस्ट सेल है ना, मतलब जिसके अंदर वो रहता है, उसी से वो फूड लेता है और उसी को वो क्या करता है, नुकसान देता है। यानी कि फूड भी ले रहा है, शेल्टर भी ले रहा है, उससे पनाह भी ले रहा है, उसी के अंदर रह रहा है। जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, हमारी बॉडी से ही वो फूड लेते हैं, लेकिन उल्टा हमारी बॉडी में क्या करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं, तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, जैसे लाइसिस हैं, वो हमारे फॉर एग्जाम्पल जो साइड में होती हैं जुएँ वगैरह, अब वो फूड ले रही है, न्यूट्रिएंट्स ले रही है उसी ऑर्गेनिज्म से जिसके अंदर वो रह रही है, लेकिन उल्टा वो उसको क्या पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। तो कुछ प्रोटिस्ट क्या होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, वो डिजीजेस कॉज करते हैं। अब उसके एग्जांपल में क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। अब जब भी जो मलेरिया का मॉस्किटो है, एनोफिल्स मॉस्किटो, वो बाइट करता है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो बॉडी के अंदर आ जाता है ना, मतलब जिसको भी वो बाइट करेगा, जिस भी ह्यूमन को, जिसको भी तो वो उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ जाएगा। अब वो प्लाज्मोडियम क्या करेगा, वो उसी ह्यूमन के या उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहेगा, लिवर के अंदर जाएगा, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन कर देगा, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, लेकिन एज अ रिजल्ट क्या कर देगा, बीमारी कॉज कर देगा। पेशेंट को वीकनेस होने लग जाएगी, बुखार होने लग जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट उसने क्या किया, नुकसान पहुंचाया। लेकिन न्यूट्रिएंट्स और अपना पूरा जो ग्रोथ के लिए जो पूरा सब कुछ था, वो सब किससे लिया, उसी से लिया जिसको उसने क्या किया, नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। और उसके बाद हमारे पास एक और पैरासाइट क्या है, अब ये प्लाज्मोडियम भी हमारे पास क्या था, प्रोटिस्ट है, लेकिन पैरासाइटिक प्रोटिस्ट है। अब एंट अमीबा भी हमारे पास एक पैरासाइटिक प्रोटिस्ट है। ये क्या कॉज करता है, ये डाइसेंट्री कॉज करता है और इसको कहते हैं अमीबिक डाइसेंट्री, क्योंकि जो अमीबा की वजह से डाइसेंट्री होगी उसे अमीबिक डाइसेंट्री कहते हैं। डाइसेंट्री क्या होता है, डाइसेंट्री, डाइस का मतलब होता है बैड, यानी एबनॉर्मल या बैड चीज़, और एंट्री हमारे पास निकला है एंटेरिक से वर्ड। एंटेरिक कहते हैं इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है ना, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो उसको कहते हैं एंटेरिक। अच्छा, अब हमारे इसमें क्या होगा कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है, ब्लड के वाला ब्लड आता है उस डायरिया में, साथ में ऐसे लूज मोशन हो जाते हैं जिनमें ब्लड भी साथ आता है, तो उसको कहते हैं डायसेंट्री। एक तो नॉर्मल डायरिया है ना, लेकिन अगर नॉर्मल से वो ज़्यादा डायरिया हो, बहुत सीवियर किस्म का डायरिया हो जिसमें ब्लड भी साथ आ रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, डायसेंट्री कहते हैं। किंगडम फंजाई को, किंगडम फंजाई एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसके अंदर फंजाई ही होते हैं। अब फंजाई क्या है, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, सबके सब फंजाई क्या है, वो हेट्रोट्रॉफिक है। फंजाई ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो अपना फूड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि वो डिपेंड करते हैं। और उनकी एक स्पेशल टाइप होती है, मतलब एक स्पेशल तरीका होता है जिसके थ्रू वो फूड अपना लेते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कि जो भी जिस भी चीज़ के ऊपर वो ग्रो करते हैं, डेड या डिकेइंग जो भी एनिमल है या प्लांट है या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे ब्रेड है, रोटी है, तो वो क्या करेंगे, उसके उसके अंदर से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे अपने एंजाइम्स के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे यही बताया हुआ है कि वो फूड को इंजेस्ट नहीं करते, वो फूड को निगलते नहीं है एनिमल्स की तरह या फिर कुछ प्रोटिस्ट की तरह, सम प्रोटिस्ट ना, क्योंकि सबके सब प्रोटिस्ट तो ऐसे नहीं है। हमने प्रोटिस्ट में भी से भी देख लिया कि कुछ जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफिक हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं, तो इसलिए सम का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। अच्छा, तो एनिमल्स की तरह और कुछ प्रोटिस्ट की तरह ये अपने फूड को इंजेस्ट नहीं करते, निगलते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी जो भी सराउंडिंग्स हैं या फिर जो भी डिकेइंग, या डिकेइंग क्या होता है, गलना सड़ना, गला सड़ा हुआ जो भी वहाँ पे प्लांट होगा, पौधा होगा या एनिमल होगा जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहे होंगे, तो वो अपने एंजाइम्स को उसके ऊपर रिलीज कर देंगे, वो उसके जो भी पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देंगे और स्मॉल पार्टिकल्स में, सॉल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे, और फंजाई फिर क्या कर लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। तो वो कोई भी उनके अंदर ये सारा प्रोसेस नहीं होता कि वो फूड को खाएँ, फिर उसको निगलें, फिर उसको डाइजेस्ट करें, तो ये पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इनमें नहीं होता है, ये डायरेक्टली फूड को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फंजाई क्या है हमारे पास, यूकैरियोटिक है एक तो, कि इनके अंदर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो इनके अंदर क्या होता है, प्रेज़ेंट होता है। वैसे भी हम अभी पढ़ भी डोमेन यूकैरिया रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर जितने भी ये सारे चारों किंगडम्स हैं, ये सब के सब ऑर्गेनिज़म्स क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। फंजाई के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट्स में भी सेल वॉल थी और कुछ प्रोटिस्ट के अंदर भी सेल वॉल थी। प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी हुई थी, सेलुलोज से। अच्छा, प्रोटिस्ट
के अंदर भी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है। इवन जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट थे उनकी सेल वॉल भी हमने देखा कि सेलुलोज से ही बनी हुई थी, काइटिन से नहीं बनी हुई थी, क्योंकि वो ट्रू फंजाई नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ ट्रू फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, वो काइटिन से बनी होती है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इनकी सेल वॉल किससे बनी है, ट्रू फंजाई की किससे बनी है, काइटिन से बनी है। अब काइटिन क्या चीज है, एक पॉलीसेक्राइड है। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर या ग्लूकोज से ये वर्ड निकला है। तो सेलुलोज जो है वो एक ऐसी सेलुलोज की मैं अभी बात कर रही हूँ, काइटिन की नहीं कर रही। सेलुलोज जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जिससे प्लांट्स की और प्रोटिस्ट वगैरह की सेल वॉल बनी हुई है। तो वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर जो है वो काफी सारे पॉलीसेक्राइड या शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलते जाते हैं, चेन बनती है एक बड़ी सी, और सेलुलोज जो है वो उसी से मिलकर बने होते हैं, पॉलीसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो काइटिन है ना, उसका जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनमें ये होता है कि उनमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर एक साथ एक नाइट्रोजन ग्रुप भी जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा होता है, साथ एक नाइट्रोजन ग्रुप भी जुड़ा होता है। मतलब हर शुगर यूनिट के अंदर, हर ग्लूकोज यूनिट के अंदर जो है वो साथ एक नाइट्रोजन ग्रुप लगा होता है। इसी तरह से जो काइटिन है ना, जो फंजाई के जिससे सेल वॉल बनी हुई है काइटिन, वो ज्यादा टफ होता है क्योंकि इसके अंदर शुगर के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। अब फंजाई क्या है, ज़्यादातर फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन और उसकी हमें एग्जांपल क्या दी हुई है मल्टी सेलुलर फंजाई की, मशरूम्स हैं, रस्ट हैं, स्मट्स हैं और मोल्ड्स हैं। ये सब जो हैं वो क्या हैं, वो मल्टी सेलुलर फंजाई हैं। अच्छा, और जो हमारे पास यूनिसेलुलर फंजाई है, क्योंकि एक तो ये यूकेरियोट्स तो है, यूकेरियोट्स में यूनिसेलुलर भी तो होते हैं, तो कुछ फंजाई जो है हमारे पास वो यूनिसेलुलर भी हैं, और वो उसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या बताया हुआ है, यीस्ट के बारे में बताया हुआ है। यूनिसेलुलर फंजाई में हमारे पास क्या आ जाता है, यीस्ट आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि कुछ फंजाई जो हैं वो क्या किसकी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं, ब्रेड की। जो हमारे पास ब्रेड बनती है, चीज़ बनती है, ये बियर वगैरह बनती है, उसकी प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। अच्छा, किस तरह से, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन होती है ना उसके लिए फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन एक पूरा प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस होता है, और उसमें जो है वो फंजाई और बैक्टीरियाज वगैरह जो है ना वो यूज़ होते हैं। तो ये जो कुछ फंजाई हैं वो ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए भी क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। योगर्ट में यूज़ होते हैं कुछ बैक्टीरियाज वगैरह योगर्ट बनाने में। अच्छा, अब एक यहाँ पे बात बताई हुई है जो आपके एमसीक्यू में आ सकती है कि एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या चीज़ है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। तो एक साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने इस एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था, और ये दुनिया का पहला फेमस एंटीबायोटिक था। और इसे किससे बनाया गया था, एक फंगस से बनाया गया था, और उस फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम। फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम, और एंटीबायोटिक का नाम क्या था, पेनिसिलिन। अच्छा, साइंटिस्ट ने ना ये नोटिस किया था कि जो पेनिसिलियम जो फंगस है ना उसके आसपास बिल्कुल भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। जैसे अगर ये फंगस यहाँ पे है तो इसके आसपास का जो एरिया वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि फंगस कोई तो ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर रहा होगा ना जिसकी वजह से बैक्टीरिया उस जगह पे किल हो जाते हैं, मर जाते हैं और वहाँ पे ग्रो नहीं करता। तो उन्होंने फिर उस सब्सटेंस को ऑब्जर्व किया, फिर उसी सब्सटेंस से उन्होंने मेडिसिन बनाई, और उस मेडिसिन का, उस एंटीबायोटिक का नाम उन्होंने क्या रखा, पेनिसिलिन। और किस फंगस से बनाई, पेनिसिलियम से। नेक्स्ट हमारे पास दोनों जो है वो बहुत इजी किंगडम्स है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, जिनके बारे में आप लोग पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, और इनका आपको पता है कि किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोट्स हैं, यानी कि न्यूक्लियस है उनके अंदर प्रॉपर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि उनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमने देखे ना प्लांट्स और एनिमल्स तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, यानी इनके अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है कि सेल्स हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज बना देंगे, फिर टिश्यूज मिलेंगे तो उससे हमारे पास ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से पूरा इंडिविजुअल। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा प्रोसेस है, वो इन प्लांट किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में चलता रहता है, क्योंकि इनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, तो ये पूरा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो इनके अंदर होता है। अच्छा, उसके बाद प्लांट्स जो है उनके अंदर सेल वॉल भी है, और सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी हुई है, जो कि पॉलीसेकेराइड है, शुगर यूनिट्स हैं उसके अंदर, ग्लूकोज के यूनिट्स हैं। तो सेल वॉल भी है, सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से। एक तो यूकेरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, और दूसरा और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है, सिंपल मल्टी सेलुलर नहीं है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। और उसके बाद सेल वॉल है जो कि सेलुलोज से बनी हुई है। फिर एक और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये ऑटोट्रॉफिक है। 1, 2, 3 बातें हमने पढ़ ली, सेल वॉल, मल्टी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, यूकेरियोटिक। चौथी बात क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, किससे, फोटोसिंथेसिस से, लाइट्स के थ्रू। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट से।
इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो हमने डिस्कस कर लिया है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सूरज की रोशनी को, और फिर ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये फूड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब सब प्लांट्स के अंदर क्या है, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अभी हमने पीछे प्रोटिस्ट में देखा ना कि उनमें नहीं थे क्योंकि वो सिंपल मल्टी सेलुलर थे, लेकिन ये अब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। इनके अंदर ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। तो इनके अंदर जो है वो मल्टी सेलुलर सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप होते हैं, सब ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी इनके अंदर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अब जैसे अब एक फ्लावर है, उसके अंदर मेल स्टेमन भी होगा, फीमेल कार्पेल भी होगी, और फिर उनके जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, तो वो जो है वो फर्टिलाइज भी करेंगे। तो इस वजह से इस तरह से इनके अंदर जो है ये सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रॉपर इनका ये एक सिस्टम डेवलप होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो इनकी रिप्रोडक्शन होती है, इसमें ये क्या करते हैं, ये एम्ब्रियोज बनाते हैं। एम्ब्रियोज क्या होता है कि जब मेल और फीमेल ज़ाइगोट जो है वो क्या करते हैं, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है ना, क्योंकि इनमें तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो उनकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। जब उनकी फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो क्या बनता है, ज़ाइगोट बनता है। जब मेल एक गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है, आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करवाएंगे, तो उससे क्या बनेगा, एक तो सबसे पहले एक जो बनती है ना सबसे पहला स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, वो उसको कहते हैं ज़ाइगोट कहते हैं। अब ज़ाइगोट जो है ना वो डेवलप करता है, यानी कि थोड़ा-सा बढ़ता है, बड़ा होता है, तो ज़ाइगोट की डेवलपमेंट से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। तो यहाँ पे हम यही बताया हुआ है कि ये जो है ना जो प्लांट्स हैं, ये क्या बनाते हैं, ये एम्ब्रियोज़ बनाते हैं, एम्ब्रियोज़ बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो थी इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें इनके मेल और फीमेल गैमीट्स मिले, ज़ाइगोट, और फिर उससे आगे क्या बना, एम्ब्रियो बना, और ये किसके अंदर होती है, ये जो है वो सीड्स के अंदर होती है। सीड्स के अंदर होती है, सही है? जो सीड इनके बीज होते हैं ना उसके अंदर होती है, फिर वो एम्ब्रियो फूटता है, वो बाहर निकलता है, बेबी प्लांट बनता है, फिर वो ग्रो करता है ऊपर, पूरा ये इस तरह से पूरा इनका प्रोसेस होता है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा जो प्लांट्स है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स के बगैर जो है वो एक सिंगल पेरेंट जो है वो रिप्रोडक्शन करवा सकता है। उसको वो किस तरह से होते हैं, वो वेजिटेटिव पार्ट्स से होती है। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हमारे पास कौन-कौन से होते हैं? प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं, रूट्स आ जाते हैं, स्टेम्स आ जाती हैं, उनके जो तने होते हैं और उनके लीफ जो उनके पत्ते होते हैं, वो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो इन वेजिटेटिव पार्ट्स की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वो किस तरह से होती है कि उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि कटिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, इस तरह से डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब कटिंग में क्या होता है कि एक जो प्लांट होता है ना, कटिंग में अब फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, अब उसकी एक ब्रांच ले ली जाएगी, एक शाख ले ली जाएगी, उसको जो है वो सॉइल में दबा देंगे, और वहाँ से एक नया प्लांट उग जाता है। या फिर ग्राफ्टिंग में ऐसे होता है कि इसी तरह से ब्रांच लेके उसको या तो सेम प्लांट के किसी और जगह पे अटैच कर देंगे, या फिर किसी दूसरे प्लांट के ऊपर उसको क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो वहाँ से भी नया जो प्लांट है वो ग्रो कर जाता है। ये जो मेथड है ना, एक तो ये फास्ट मेथड होता है, दूसरा इससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो एग्ज़ैक्ट पेरेंट के जैसा होता है, मतलब कि एग्ज़ैक्टली उसकी जो है वो डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं किंगडम प्लांटी की? मोसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो 4 हैं, ये किंगडम प्लांटी की एग्ज़ाम्पल्स हैं। किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स वगैरह सब जो है वो इसमें आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया में। किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एक तो क्या है, यूकेरियोटिक है, यानी कि उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होता है। दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनकी कि वो मल्टी सेलुलर हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हैं। क्योंकि उनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और ऑर्गेनेलीज़ हैं, और प्रॉपर सिस्टम डेवलप्ड है, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स प्रेज़ेंट हैं। उसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। प्लांट्स क्या थे, ऑटोट्रॉफिक थे, लेकिन एनिमल्स क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं। उसके अलावा ये भी क्या बनाते हैं, एम्ब्रियोज़ बनाते हैं। एम्ब्रियोज़ जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि इनमें भी इसी तरह से मेल और जो फीमेल गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमीट क्या होती है, एग। स्पर्म और एग मिलते हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, और उससे क्या बनता है, सबसे पहले ज़ाइगोट बनता है, और फिर फर्दर जो है वो ज़ाइगोट से क्या होती है, ज़ाइगोट की डेवलपमेंट होती
है और एम्ब्रियो बन जाता है। और एम्ब्रियो जो है वो जब 3 मंथ्स का होता है तो वो उसको क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं, और फिर फीटस से आगे क्या बन जाता है, बेबी बन जाता है। तो ये जो पूरी डेवलपमेंट है ये सब भी किसमें होती है, किंगडम एनिमेलिया में होती है। दे इंजेस्ट फूड, अब ये फूड कैसे लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, यानी बॉडी के अंदर लेते हैं अपने माउथ से, उसको निगलते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। और उसके लिए भी पूरा प्रॉपर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें माउथ आता है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो पूरा एक प्रोसेस होता है डाइजेशन का, बॉडी के अंदर उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को अलग से क्लासिफाई नहीं किया हुआ, उनको किंगडम एनिमेलिया में ही रखा हुआ है। अब एनिमल्स में जो है वो वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, यानी जिनके अंदर बैकबोन होती है। बैकबोन क्या होता है, जो कि रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि बैक में है, जो कि आप लोगों की भी कमर में, सबकी जो वर्टिब्रेट्स है उनकी बैक में वो होती है, वो बोन होती है एक, जो कि मूवमेंट में या उस प्रॉपर जो है वो जिस तरह हम चल सकते हैं उस तरह की प्रॉपर मूवमेंट में हेल्प करती है। लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर बैकबोन नहीं होती, इस वजह से वो चलते नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, वो रेंग रहे होते हैं, जैसे कि स्नेक है, जैसे लिजर्ड है, ये सब क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। तो किंगडम एनिमेलिया में फर्दर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई नहीं किया हुआ। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों के दोनों इकट्ठे जो है वो किंगडम एनिमेलिया में ही हम इंक्लूड करते हैं उनको। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी पॉइंट कंफ्यूजिंग लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं।